ओके गाइस, कैट 2024 स्लॉट 3 के अर्थमेटिक के आज कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। अर्थमेटिक में लगभग आई थिंक 9-10 क्वेश्चंस आए थे। देखिए, अर्थमेटिक का वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है, तो कोशिश किया कीजिए कि अर्थमेटिक आप अच्छे से करें। ठीक है, अब जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। In a group of 250 students, the percentage of girls was at least 44% and at most 60%. The rest of the students were boys. Each student opted for either swimming or running or both. If 50% of boys and 80% of girls opted for swimming, and while 80% of the boys and 60% of the girls opted for running, then the minimum and maximum possible number of students who opted for both. ठीक है, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस आपको समझने की। अगर 250 टोटल नंबर बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250 है, गर्ल्स कितनी ले सकता हूँ, बॉयज कितने ले सकता हूँ। पहले केस में उसने बोला है एटलीस्ट 44% गर्ल्स, तो 44 गर्ल्स वाला केस में याद रखा हूँ। 44% कितना हो जाएगा, 110 गर्ल्स, और बॉयज हो जाएंगे 140। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब 60% गर्ल्स होंगी, उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी 150 और बॉयज हो जाएंगे 100। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है। अब उसने क्या बोला, ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आइदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ। इफ 50% बॉयज एंड 80% गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग। अच्छा, स्विमिंग और रनिंग का भी मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए इधर है और इनके लिए भी इधर है, स्विमिंग और रनिंग। ठीक है, इधर भी फिर से गर्ल्स और बॉयज। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसको थोड़ा सा अब इसने क्या बोला, इसने बोला अगर मैंने ये वाला केस लिया जब बॉयज 140 हैं और लड़कियां 110 हैं, उस केस में क्या होगा, 50% बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग। 50% बॉयज मतलब 70 बॉयज और 80% गर्ल्स मतलब 88 गर्ल्स। ठीक है, ऑप्टेड फॉर स्विमिंग। तो रनिंग में कितनी हो गई, एंड 70% बॉयज एंड 60% गर्ल्स ऑफ रनिंग। 70% बॉयज मतलब नहीं, 70% ऑफ द बॉयज। ठीक है, 70% ऑफ द बॉयज मतलब 98, और गर्ल्स कितनी हो गई, 60% ऑफ द गर्ल्स। 60% ऑफ 250 मतलब 66। ओके, 60% ऑफ द गर्ल्स, ये वाला केस ले रहे हैं ना। ठीक है, गर्ल्स 60। तो यहाँ पे टोटल कर लीजिए, हो गया 158 और ये हो गया आई थिंक 164। सिमिलरली इस केस में अगर आप करोगे तो इस केस में आपका ये आएगा, स्विमिंग में आई थिंक कितनी हो जाएगी 120 गर्ल्स। ठीक है, स्विमिंग में 120 गर्ल्स हो जाएंगी, 50% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, 80% ऑफ द गर्ल्स मतलब 120, 50% ऑफ द बॉयज मतलब 150, ये हो गया 170। ठीक है, और अब अगर रनिंग बोला तो 70% ऑफ द बॉयज, 70% ऑफ द बॉयज मतलब 70 और 60% ऑफ द गर्ल्स मतलब 90, हो गया 160। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअल में यही तक था। अब उसने बोला है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग निकालना है। ठीक है, तो पहले इस वाले का आप वेन डायग्राम बनाइए। इस केस में क्या होगा, स्विमिंग रनिंग। ठीक है, LHS RHS में चल रहा है, इधर भी स्विमिंग रनिंग, स्विमिंग रनिंग, स्विमिंग रनिंग, ABC ABC। इसमें स्विमिंग में कितने हैं 158 हैं और रनिंग में कितने हैं 164 हैं। इसमें स्विमिंग में कितने हैं 170 हैं और रनिंग में कितने हैं 160 हैं। ठीक है, अब अगर आपको पता हो तो A + B + C तो 250 होता है और A + 2B + C होता है इन दोनों का सम, मतलब 158 + 164। 158 + 164 हो जाएगा 322। उसने पूछा मिनिमम B की, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो B आएगा 72। सिमिलरली A + B + C = 250 होता है। A + 2B + C ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330। इसमें से इतना गया तो B मैक्सिमम कितना हो जाएगा 80। तो मिनिमम है 72, मैक्सिमम है 80। ऑप्शन C, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इज 28. 3 distinct real numbers. If the smallest number is increased by 7 and the largest number is reduced by 10, the order of the number remains unchanged and the new arithmetic mean becomes 2 more than the middle number. While the difference between the largest and the smallest number becomes 64, then the largest and the original set of the three number is. Let the three number be x, y, z. ठीक है, z जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, इसी ऑर्डर में. तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इधर चला जाएगा तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 84. एवरेज लिया, एवरेज 28 है तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया. उसने बोला कि अगर मैं x को 7 से जोड़ूं, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर में 7 प्लस करूं, x जो है वो स्मॉलेस्ट है, इसमें 7 प्लस करूं y और z में से 10 माइनस करूं, तो इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, y प्लस 2, मिडिल नंबर से 2 ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 6. ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3y प्लस 9. ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कितना आया, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास आया 84. 84 माइनस 9 इक्वल्स टू 3y, y आपके पास आ गया 25. ठीक है, y 25 आ गया. फिर इसने ये भी बोला है कि जो दूसरा नंबर है, मतलब जब ये जोड़ घटाया आपने तब इनका डिफरेंस कितना हो गया, 64 हो गया. मतलब z माइनस 10 माइनस x प्लस 7 इक्वल्स टू 64. सॉरी 7 है, x प्लस 7 इक्वल्स टू 64. z माइनस 10 माइनस x माइनस 7 इक्वल्स टू 64. तो हमारे पास कुछ नहीं, इक्वेशन आएगी z माइनस एक्स इक्वल्स टू 64 प्लस 17, ये हो जाएगा 81. ठीक है, और दूसरे केस में यहाँ पे अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रख दूँ y की वैल्यू को, तो x प्लस वाई मेरे पास हो जाएगा 59. अब उसने क्या पूछा, लार्जेस्ट नंबर, सॉरी x प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा 59. अब उसने मुझसे पूछा लार्जेस्ट नंबर, इन दोनों को जोड़ लो, 2z इक्वल्स टू 140, दिस इम्प्लाई z इक्वल्स टू 70. z आपके पास 70 आया. दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन है, Aman invested rupees 4,000 in bank at a certain rate of interest compounded annually if the rate of the value of the investment after 3 years to the value of the investment after 5 years is 25:36. Then the minimum number of years required for the investment to exceed 20,000. 20,000 मिनिमम नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड कि मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 से एक्सीड हो जाए. ठीक है, $4,000 कंपाउंड रेट. ठीक है, 4,000 उसका प्रिंसिपल प्लस सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 का होल स्क्वायर. कंपाउंड इफ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 3 years, अच्छा 3 years टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 years, अच्छा 3 और 5 है, 3 years, p प्लस 1 अपॉन r अपॉन 100 की पावर 5. इसका रेशियो दिया हुआ है 25/36. ठीक है, मतलब पता नहीं. देन द मिनिमम नंबर ऑफ years रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट टू एक्सीड, यहाँ से कुछ नहीं, रेट निकल के आएगा. ये 3 2 तो क्या हो गया 1/1 प्लस r अपॉन 100 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/36. इन्वर्स कर लेंगे तो 1/r² 1 प्लस r अपॉन 100 होल स्क्वायर, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 6/5 हो जाएगा. रेट की वैल्यू हो जाएगी 20%. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ मतलब करना था नहीं इसमें. अब इन्वेस्टमेंट वो पूछा मिनिमम नंबर ऑफ ईयर, जब इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी हो जाए, उसकी इन्वेस्टमेंट 20,000 से ज़्यादा हो जाए. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ईयर निकालने कि 20,000 से ज़्यादा हो जाए, तो 4,000 1 प्लस 1/5 0.2 की पावर, चलो पे टी रख लेता हूँ, ग्रेटर देन 20,000 आपको ये करना है. ठीक है, 4,000 इंटू 1.2. यहाँ पे आप चाहते तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो 1.2 को 2 बार करोगे तो 1.44 आएगा, 3 बार करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. ठीक है, 20,000 से ज़्यादा चाहिए हमको. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल ही कर देते हैं. यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, कितना 1.2 की पावर t ग्रेटर देन 5 से ज़्यादा होना चाहिए.
ये टी अगर आप बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी कुछ 9। 4 में होता है 4.8888, मतलब टी की पावर 4, 1.2 की पावर 4 कुछ 4.8 कुछ होता है, 9 टाइम्स में आ जाएगा। दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sam can complete a job in 20 days when working alone. Mohit is twice as fast as Sam and thrice as fast as Ahena in the same job. They undertake a job with an arrangement when Sam and Mohit work together on the first day, Sam and Ahena on the second day, Mohit and Ahena on the third day, and this 3-day pattern is repeated till the work gets completed. ठीक है? Okay. Then the fraction of total work done by Sam is. Sam can complete a job in. Sam कितने दिन में काम करता है? 1/20. Mohit is twice as fast as Sam. तो मोहित कितना हो गया? 1/10. ठीक है? And thrice as fast as Ahena. तो मतलब Ahena का कितना हो गया? 1/30. अगर मैं निकालूं कि किसने कितना काम किया तो इन सब का एलसीएम ले लूं. इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 20, 30, 60, 3, 6 इनका एलसीएम आएगा. तो रेट कितना काम कर रहा है? ये कर रहा है 3 यूनिट्स पर डे. ठीक है, ये कितना कर रहा है? ये कर रहा है 6, ये कर रहा है मोहित कर रहा है 6, और ये कर रहा है आयना कर रहा है 2 यूनिट्स. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं. फर्स्ट डे में काम किस किसने किया? सैम और मोहित ने. सैम और मोहित ने, इसने 3 किया, इसने 6 किया. सेकेंड डे में किसने काम किया? सैम और आयना ने. तो सैम ने किया कितना? 3 यूनिट. आयना ने कितना किया? आयना ने किया 2 यूनिट्स. और थर्ड डे पे ये 6 और 2 मोहित और आयना ने काम किया. ठीक है, हमें ये निकालना है. ठीक है, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय सैम इज. फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय सैम इज. सैम ने कितना काम किया है जब तक ये काम खत्म नहीं हुआ? पहले दिन में कितना यूनिट काम हुआ? 9 यूनिट. दूसरे दिन में 5 यूनिट. तीसरे दिन में 8 यूनिट. 22 यूनिट काम हो रहा है. नेक्स्ट डे में कितना हुआ? 44. तीसरे में 44 प्लस 14, 58 यूनिट. और उसके बाद ये थोड़ा काम कर जाएगा, मतलब 3 साइकिल में काम हो रहा है ना. तो पहली साइकिल में 2 बार किसने काम किया? इसने, सैम ने, 3 + 3. दूसरी साइकिल में फिर इसने काम किया 3 + 3. तीसरी साइकिल में फिर से इसने काम किया 3 + 3. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना था? 60 था. टोटल नंबर ऑफ वर्क 60 था. तो 18/60, 3/10, ये आंसर था. दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. A train travel at a certain distance at a uniform speed. Had the speed been 6 km/h more, it would have need 4 hours less. देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर स्पीड 6 किलोमीटर ज़्यादा होती, इफ द स्पीड इज 6 किलोमीटर ज़्यादा होती, 6 km/h ज़्यादा होती, इट वुड हैव नीडेड 4 hours लेस. तो इसको 4 घंटे कम लगते. Had the speed been 6 km/h less, और अगर इसकी स्पीड 6 km/h कम होती तो इसको टाइम, इट वुड हैव नीडेड 6 hours मोर. तो इसको 6 घंटे और ज़्यादा लगते हैं. ठीक है, देन द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल बाय द ट्रेन इज. कुछ नहीं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स. ठीक है, आप पहले एक काम करो, किस किस को करें? ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1, 2, 3. ठीक है, तो अगर मैं 2 - 1 करूँ तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा t - 4. हमें डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t - 4 = डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 6, और t + 6 = डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस 6. मैं स्पीड को रखना चाहता हूँ. ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो. फर्स्ट में से 2, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दी तो कितना हो गया? 4 = d/s माइनस d/s + 6. ये आपकी 4th इक्वेशन आ गई. अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो गया? तो ये हो गया, सॉरी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो गया? 6 = अगर इसमें से
पहली वाली को माइनस कर दो, छोड़ो। 6 इक्वल्स टू डी अपॉन एस माइनस 6 माइनस डी अपॉन एस, ठीक है, ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया, tan इक्वल्स टू डी अपॉन एस माइनस 6 प्लस माइनस डी अपॉन एस माइनस 6, ठीक है। डी आपने कॉमन निकाल लिया, एस माइनस 6 माइनस एस प्लस 6, ओके। तो एस से एस कैंसिल, ओ कुछ गड़बड़ कर गया मैंने, ओके, एस प्लस 6 होगा, सॉरी, एस प्लस 6, ठीक है। 12 अपॉन एस माइनस 6 इंटू एस प्लस 6, ठीक है। tan इक्वल्स टू डी इंटू 12 अपॉन एस माइनस 6 और एस प्लस 6, ठीक है। अगर ये ना करके चलो एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 4 इक्वल्स टू डी कॉमन निकाल दो, एस प्लस 6 माइनस एस अपॉन एस इंटू एस प्लस 6, ठीक है, ये क्या, ओके। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 10/4 इक्वल्स टू डी से डी कैंसिल, 2 अपॉन एस इंटू एस माइनस 6, ठीक है। 10/4 8, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 10s इंटू एस माइनस 6 इक्वल्स टू 8, ओके। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 30 to 24